किसी ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट लिखा था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। जो भी मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह खैर करेगा। यस सर, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। और यकीन माने यही तासुरात हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं इस वक्त, जो ये रिसेंट 2-3 दिन में हुआ है कि बस दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ सेटल हो जाए, क्योंकि वो भी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि जो बातें मैं करता हूँ खास करके इंटरनेशनल और नेशनल हवाले से, अगर इनको मद्देनज़र रख के पॉलिसीज़ नहीं बनाई ना, तो मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार वही होंगे। ये एक अजीब व गरीब फैक्ट है कि जब पावर में होते हैं लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, तो द ओनली लॉजिक फॉर देम इज़ द पावर दे हैव। यानी ताकत अपने में ही एक अलग लॉजिक होती है जो सिर्फ ताकतवर को ही नज़र आती है। You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. मुझे समझ नहीं आ रहा बिलावल साहब को किसने चूचक दी है कि जाओ जाओ ये बोलते रहो। आई मीन सीरियसली, डज ही रियली थिंक कि ऐसे काम करके ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर समडे? हम भी देखेंगे अगर इन कामों की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। समबडी फाइंड्स दैट पर्सन, कोई ढूंढे उस इंसान को कि जिन्होंने बिलावल साहब को मार्केट में छोड़ा है। उनके एक्सप्रेशन और बातें देख के मुझे दो चीज़ें समझ आ रही हैं। या तो बिलावल साहब बिल्कुल बच्चे हैं और पूरी तरह डिनाइल में है एंड ही इज़ एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, जिनको फिर भी कोई उम्मीद थी बिलावल साहब से, अब वो भी मायूस होते जा रहे हैं। ही इज़ जस्ट मेसिंग एवरीथिंग अप। सो इन शॉर्ट, ही इज़, मैं कहना नहीं चाहता बट Land on your bottom! It'll cushion the impact of the fall! Like this? No, your other bottom! Don't you have to be stupid somewhere else? Not until 4. Oh! That's gonna hurt! Do it again! I wasn't looking! या तो बिलावल साहब एक नया नैरेटिव का सहारा ले रहे हैं, बिकॉज ही नोज़ कि हमसे तो अब ये अमेंडमेंट होंगी नहीं, तो जब नहीं होंगी तो क्यों ना हम मरने से पहले ही एक नैरेटिव बना लें। आई मीन थिंक अबाउट इट, व्हाई इज़ बिलावल साहब अटैकिंग अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब? मतलब ये कहना कि जजेस आइनी अमेंडमेंट को रोक रहे हैं, ज़ाहिर वो जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है। फिर ये कहना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने जजेस को फिर ये कहना कि जस्टिस मुनीब ने अपने आप को आर्टिकल 63A वाली जजमेंट में वाज़े कर दिया है। इज़ ही सीरियस? आई मीन जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की बारी है चीफ जस्टिस बनने की, और बिलावल साहब थिंक्स कि ये सही है, इट्स गुड कि हम दोनों को एक साथ ही अटैक करें। पता नहीं कहाँ की लॉजिक है, पता नहीं कहाँ का इसमें कोई सियासी शऊर इनको नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें अमेंडमेंट की जल्दी नहीं है, जल्दी तो गवर्नमेंट को है, तो गवर्नमेंट पैनिक कर रही है। अव्वल तो पीपल्स पार्टी किस मुंह से अपने आप को गवर्नमेंट से अलग रख रही है? कैसे अलग हैं भाई आप गवर्नमेंट से? और जहां आपकी गवर्नमेंट है यानी सिंध, वहां तो आपको परवाह नहीं है। प्रिया कुमारी जो बच्ची 3 साल से गुम है, उसके केस से लिंक में लाड़काना के एसएसपी ने एक डकैत को पकड़ा था, और क्योंकि केस सखर पुलिस का था तो उन्होंने सखर पुलिस के हवाले कर दिया उस डकैत को। लेकिन सखर पुलिस ने क्या किया, उस डकैत को भगाने में मदद कर दी। सखर पुलिस के एसएसपी हैं अमजद शेख साहब, मशहूर ज़माना है वो ऐसी डील्स करने में, डकैतों को भगाने में और ऐसी चीज़ों करने में। सो आइदर उनको पता है कि लाड़काना पुलिस ने गलत डकैत को पकड़ा है और अमजद शेख साहब ने उनको छुड़वा के जो है वो कोई डील कर ली है, और या तो अमजद शेख साहब को पता है कि प्रिया कुमारी कहाँ है, या तो फिर मैं हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि सिंध पुलिस की आदत है कि केस ख़राब करना है, और अब भी वही हो रहा है। और इतनी बड़ी चीज़ पे, इतने हाई प्रोफाइल केस में एक बंदा पुलिस के हाथों से भाग गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एक एएसआई को मुअत्तल कर दिया है। इसलिए कहता हूँ कि मरियम इज़ वे स्मार्टर देन बिलावल राइट नाउ। कम से कम वो पंजाब में अपना बेस तो पक्का कर रही हैं या बचा रही हैं, और बिलावल साहब को अपनी ही लाइन चल रही जा रही है। इसलिए आई विल हाईली सजेस्ट कि इनको सीरियस ना लिया जाए। उनके अपने अब्बा उनको सीरियस नहीं लेते, हम क्या लें? बिलावल साहब को अगर एक्सक्लूड करें तो फिर रह जाती हैं हवाई बातें। अब ये चल रहा है कि गवर्नमेंट के 10-15 लोग बाहर गए हुए हैं, उनको कहा गया है कि वे वापस आ जाएं, और बाकी लोगों को मना कर दिया है बाहर जाने से, और फिर मौलाना नहीं मान रहे।
लेकिन JUI के स्पोक्स पर्सन ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये खबरें गलत हैं कि गवर्नमेंट के साथ मौलाना मान गए। फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के कह रही हैं, अभी रिसेंटली कह रही हैं, ये तो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब की, कि हमने फाइनल कर दिया है सब कुछ और मौलाना साहब की भी सजेशंस को भी शामिल कर दिया है। क्या सजेशन है मौलाना साहब की? मौलाना साहब की सजेशन सिंपल है कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए अलग से, बल्कि एक अलग सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बना दे। ये सजेशन तो आप मानने से रहे और मौलाना बाकी चीज़ों पे नहीं मान रहे। ये हमें बेवकूफ़ ना बनाए। मैंने कहा था आपको कि ये गाज़ा वाली कॉन्फ्रेंस में भी तस्वीरें दिखा के झूठा नैरेटिव बनाएंगे, सबके के सब साथ हैं और अभी भी फिर दोबारा एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लेकिन JUI ने क्लियर किया है कि नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। उल्टा उन्होंने तो इस चीज़ को खुद कुछ हमला करार दे दिया है आईनी अमेंडमेंट्स को, जिसका मतलब थैंक यू काजी फायद ईसा साहब फॉर आर्टिकल 63 है। नाउ द गवर्नमेंट विल स्टार्ट मेकिंग लोटास। वही जो बिलावल साहब ने बोला कि ज़मीर पे फैसला करने का तो ऑप्शन हमारे पास है ना, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब होल हार्टेडली इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मौजूद नहीं है। और ये जो रिसेंट, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ रिसेंट, इस पर मैं आता हूँ, ये जो रिसेंट चीज़ें हो रही है ना, इस पर मुझे कभी नहीं लग रहा कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी। अब मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि सपोर्ट कैसे नहीं है, आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे नहीं है। अगर अमेंडमेंट्स हो जाती तो मकसद यही है ना कि कोर्ट से लड़ाई हो जाएगी और डंडे का इस्तेमाल करके खामोश किया जाएगा सबको। तो अगर यही मकसद है तो फिर सपोर्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बोल के इनको रिजर्व सीट्स दिलवा दें, फिर तो आराम से अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। तो यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि यार ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो क्या अमेंडमेंट पास करने के बाद लड़ाई नहीं होगी? और ये तो और आसान तरीका है, ये जो पहले वाला है, ECPK से बोल के इनको सीट्स दिला दें। आई मीन आप रिजर्व सीट्स इनको दे दें, आईनी अदालतें ये बना दें और फिर ये जो भी केसेस होंगे वो आईनी अदालत में जाएंगे और अपने हक में फैसले ले ले। राइट, मुश्किल तो नहीं है। और अगर किसी को डर है कि अगर सीट्स दे दी गवर्नमेंट को तो हो सकता है कोर्ट्स में वकीलों से लड़ाई हो जाए या PTI या सारे को सारे रोड्स पे आ जाए, तो फिर आपको क्या लगता है अमेंडमेंट्स पास करने के बाद ये सब क्या घर बैठे रहेंगे? और अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये मर्जी पे हो रहा है और लड़ना ऐसे ही है और वैसे भी है, तो कम से कम पहले वाले ऑप्शन में मौलाना साहब तो PTI के साथ नहीं होंगे ना एहतजाज करने में। आप अमेंडमेंट्स करेंगे तो फिर तो मौलाना साहब भी उनके साथ चले जाएंगे, खास करके अमेंडमेंट्स बुलडोज होने के बाद। और अगर डंडे के बिना पे सबको सेट करना है तो फिर रिजर्व सीट दे के अमेंडमेंट्स करवा लें, फिर डंडा ही चलाते रहें। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये कैलकुलेटेड केओस है और उस केओस में से सीढ़ी बनाई जा रही है। और अगर अमेंडमेंट्स बुलडोज नहीं हो पाई तो फिर 25 तारीख को इस्टेब्लिशमेंट इनमें से हाथ निकाल देगी और साइड पे सुकून से बैठ के इनको स्लॉटर होते देखेंगे। और ये एक करिश्मे से कम नहीं होगा वैसे अभी कि अमेंडमेंट्स ये लोग पास करवा लें, ये बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि बिलावल साहब की तरफ से जो कहा गया कि जल्दी नहीं है और BNP मेंगल और मौलाना फजल रहमान को साथ लिए बगैर अमेंडमेंट्स नहीं करवाएंगे, तो फिर इससे यही महसूस होता है कि गवर्नमेंट का भी शायद कोई अब मूड नहीं है। अब बस हवाई बातें जारी रखनी है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज दे नो फॉर श्योर कि एक बार वो और कोशिश करनी है उन्होंने, क्योंकि अगर ना कर पाए तो फिर कुछ नहीं रह जाना इनके हाथ में। इनको भी पता है। अंसार आबादी साहब की खबरें देखें कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं अपनी खबरों के थ्रू। आज कहते हैं कि अमेंडमेंट्स के लिए नंबर पूरे हैं, कल कहा नंबर पूरे नहीं है, कल कहा था कि नंबर पूरे हैं, कल कहा था कि किसी की इस्टेब्लिशमेंट पे रिलाय की ज़रूरत नहीं है, आज की खबर में कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे रिलाय करना पड़ेगा नंबर पूरे करने के लिए। गवर्नमेंट को इतनी चुल इसलिए है उनको फिर भी अमेंडमेंट्स के बाद कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है कि शायद इतनी ताबेदारी देख के कुछ तरस खा लें हमारे ऊपर, कुछ सपोर्ट कर लें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कोई जादूगर थोड़ी है कि हालात बदल दे जो इस वक्त मुल्क में हो रहे हैं और छड़ी घुमाने से सब कुछ सही हो जाए। और जैसे हालात 1-2 दिन में हुए हैं, आई एम डैम श्योर कि अब इस्टेब्लिशमेंट कम से कम PTI के लोग तो नहीं तोड़ेगी। और जब PTI के लोग इस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ेगी तो गवर्नमेंट अपने नंबर कभी पूरे नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली 25 के बाद सब भागने के मकाम में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप लिख लो इट विल बी स्लॉटर हाउस फॉर द गवर्नमेंट एट द हैंड्स ऑफ द कोर्ट्स। ऑब्वियसली ख्वाजा आज़म साहब को सुन लें आप, कितना डर है उनको। फिर बोलते रहे बिलावल साहब टेढ़ा मुंह बना के कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमारे साथ गलत किया और हमारे साथ दुश्मनी निकाली है। तो भाई आपने भी तो उनकी नोटिफिकेशन रोकी हुई है ना, और पूरे मुल्क की अदलिया का आप हुलिया बिगाड़ने चले थे। ये सब कोई और कर रहा है। मुरारी मुरारी मुरारी, अरे मुरारी
मैं हूँ सुबेर। वाई डिड आई से कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के नंबर तोड़ने में शायद ही मदद करे, मतलब ना करे, क्योंकि पीटीआई में अब गवर्नमेंट का नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा काम फंस गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि अली अमीन हैज़ बीन गिवन अ टास्क, और टास्क वाज़ह है कि पख्तून सेंटिमेंट को एक पेज पे लाओ, और अली अमीन सही राह पे चल रहे थे। पीटीएम वालों को मदऊ किया था, लेकिन पीटीएम वालों ने अपना जरगा करना प्रेफर किया, विच इज़ इंटरेस्टिंग। मे बी ये अलग जरगा करना अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि एक प्लान था। लेट मी एक्सप्लेन। अभी किसी ने कुछ सवाल किया था कि पीटीएम वालों को पीटीआई की ही गवर्नमेंट क्यों चढ़ाई कर रही है, उनके ऊपर क्यों उनको मार रही है, रोक रही है। हालांकि पीटीआई खुद पख्तून मेजॉरिटी पार्टी है, 2/3 मेजॉरिटी है पीटीआई के पास। अब मसला ये है कि पीटीएम एंड पीटीआई इस वक्त नेचुरल एलाइज भी हैं, तो फिर नेचुरल एनिमीज़ भी हैं। पीटीएम क्लेम करती है कि वी रिप्रेजेंट द ट्रू सेंटिमेंट ऑफ पश्तून अवाम, एंड पीटीआई क्लेम्स द सेम। अब या तो अंदर से ये एक पेज पे होके हम सबको इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट को उल्लू बना रहे हैं कि दोनों ही पख्तून हैं, या फिर पीटीआई मोहतात होके चल रही है, बिकॉज पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और पीटीएम इस वक्त बैंड है। और वैसे भी जब बैरिस्टर सैफ जैसे केपी के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं या थे, शुक्र है उनको हटाए जाने की बातें हैं, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन बातें ज़रूर है, तो आप उनसे इनकलाबी या पख्तून सेंटिमेंट का हकदार बैरिस्टर सैफ जैसों को तो कह नहीं सकते। बैरिस्टर सैफ की पॉलिटिकल जर्नी देखी है आपने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई फील ये पीटीएम वाला जो फियास्को था इसी चीज़ से जुड़ा है कि अकेला पीटीएम को ये जरगा करने नहीं देना है, एंड इफ़ दे वांट टू डू इट देन दे ऑल शुड डू इट कलेक्टिवली, जो पहले गंडापुर साहब ने कोशिश करी थी। और पीटीएम वालों को अलग से जरगा करना भी नहीं चाहिए था, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज पीटीएम अगर वाकई में पख्तूनों की नुमाइंदगी कर रही होती या कर रही है तो वो हुकूमत में होते, ना कि गंडापुर या पीटीआई। मेजॉरिटी वोट उनके पास है। और क्या बातें कर रहे हैं यार पीटीएम वाले। इसी अली वज़ीर जो हैं वो उनको लाया गया था असेंबली में इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट देने के लिए। उस वक्त इनकलाब कहाँ गया था, तो ये हमें ना समझाएं। मैंने आपको उस दिन ही बोला था कि अगर पीटीएम थोड़ा पीछे हट के गंडापुर वाले जिरगे का वेट करे और उसमें शामिल हो तो उस जिरगे का ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया तो इनको भी जल्दी हो गई, इन्होंने भी पहले कर दिया। ये अकेला जिरगा करना जिसमें ना मजहबी जमातें हैं ना सियासी जमातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ अचीव नहीं होगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं पीटीएम का मुखालिफ नहीं हूँ, बट मेरा ये मानना है कि जब सियासत ही करनी है तो ढंग से कर लो। बाकी अगर इनकलाबी रहना है पूरी उम्र तो फिर आप सिर्फ प्रेशर ग्रुप और स्पॉइलर का किरदार अदा करते रहेंगे। सीरियस तो इन मोहसिन नकवी साहब को भी नहीं लेना चाहिए, जो बैठ के भपकियाँ मार रहे थे कल तक कि सबको पकड़ेंगे, जो पीटीएम को सपोर्ट कर रहा है सबको अंदर कर देंगे, और आज कैसे बैठे हुए थे। आप खुद अच्छे बच्चे बन के आज गंडापुर साहब के साथ ऐसे बैठे हुए थे, और उन्हीं पीटीएम वालों के साथ भी आप बैठेंगे। मोहसिन नकवी साहब के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काजी फाइज़ साहब की भी शक्ल उतरती जा रही है, मगर बहुत ही कोई पक्के हैं यार, असर ही नहीं हो रहा उनके ऊपर। काजी साहब हार नहीं मान रहे, वी हैव टू गिव हिम दैट, लगे हुए हैं। अब डैम फंड्स वाले केस में भी हाथ डाला हुआ है, और फिर अपनी ही सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भड़क रहे हैं, हर केस में भड़क रहे हैं। और कोई चौथी या पांचवी बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिंट दी है कि रिजर्व सीट्स गवर्नमेंट को दे दो, हम बैठे हैं ना पीछे। वही जो बार बार रट लगाई है कि हम आइन पे चलते हैं तो अदालती फैसलों पे नहीं, अदालती फैसले अगर आइन से मुतसादिम हैं तो उनको नहीं मानना चाहिए। ये क्या है, व्हाट इज़ ही रेफरिंग टू? ऑब्वियसली ही इज़ रेफरिंग टू रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट, ताकि इलेक्शन कमीशन बस ये फैसला कर ले कि गवर्नमेंट को देनी है सीट, बाकी आगे तो सब आसान है ना। आसान ही तो नहीं बनाना ना सर जी, आसान बना लिया तो केओस की जो लेडर है वो कहाँ से मिलेगी। वैसे ऑन एंटायरली डिफरेंट नोट, काजी साहब हैड टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन अभी 1-2 दिन पहले, जहाँ उनका पर्सनल फेवरेट केस मुनाल रेस्टोरेंट को गिराना, हर चीफ जस्टिस का एक पर्सनल फेवरेट केस होता है। वो नस्ला टावर को गिरा के गए थे, वो डैम फंड बना के गए, इनका जो पर्सनल फेवरेट केस है काजी साहब का वो मुनाल को गिराना था। उसमें वो फैसला दे देते हैं कि मुनाल को गिरा दिया जाए, मुनाल रेस्टोरेंट को। इधर से सेशन जज साहब उस पर स्टे लगा देते हैं। ये तो एलओएल हो गया। काजी साहब से पूछा जाए कि कैसा फील हुआ, हाउ डिड इट फील, फिर शायद उनको समझ आ जाए कि जो 7 जजेस हाई कोर्ट ने ख़त लिखा था उस पर आप जो बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे,
उनको क्या फील हो रहा है, या जो 8 जजेस जिन्होंने रिजर्व सीट्स वाला फैसला दिया था जिनको नहीं माना जा रहा, उन पे क्या गुजर रही होगी। और उस सेशन जज की तो काबिलियत को सलाम होना चाहिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे स्टे कर दिया, बट नॉनदलेस इट्स वेरी फनी। यू नो व्हाट एल्स इज फनी, 5 IPP से एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया गया है, सरकार बता रही है, और उनको कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी भी नहीं की जाएगी। अब उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनको अपने जो डेट उनके रहते हैं, जो कर्जे रहते हैं, वो दिए जाएंगे। आप देखना इसमें से भी एक भंड निकलेगा, या तो जिन IPPs की ये बात कर रहे हैं वो IPPs पहले से बंद होंगी, या तो जिन IPPs की ये बात कर रहे हैं उनके मालिकान इनके अपने ख़ानदान के इर्द गिर्द होंगे, या तो फिर ये टोटली गलत बयानी है। क्योंकि जितना मुझे पता है कि IPP से नेगोशिएशंस हो रही हैं और कोई चीज़ अभी पक्की नहीं है, और हो सकता है रिलीफ मिल जाए, लेकिन कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। अभी से अनाउंस करके बैठ गए हैं, ये सारे डंडोरा पीटना शुरू हो गए हैं। देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम फंसते हैं ना, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, और अमेरिका फिर सऊदीया से कहता है कि यार जाओ कुछ कर दो, और फिर सऊदीया आ जाता है MOU साइन करने लेकिन क्योंकि जितना बड़ा एजेंडा दिखाया जा रहा है, लिटरली इतना बड़ा एजेंडा कि एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट, ज़राअत में भी, मिनरल्स में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, पोर्ट्स में भी, हर जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदीज़, और इतना बड़ा वफद आया हुआ है, और पैसे कितने लाए, सिर्फ 2 बिलियन मुझे तो ये मजाक लग रहा है, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन मजाक लग रहा है। और वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ प्लेजेस है, यानी कि अभी कहा जा रहा है कि हम करेंगे। इस वक्त अगर सऊदीज़ को इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ है रेकोटिक में, क्योंकि बल्कि रेकोटिक में नहीं, 2 चीज़ों में। एक है आपका नाम नेहाद कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो कि एक ख्वाब है और कभी हकीकत नहीं बन पाएगा क्योंकि फीजिबल ही नहीं है और आपका तरीका गलत है। और दूसरा रेकोटिक में इन्वेस्टमेंट। रेकोटिक में इन्वेस्टमेंट मुश्किल इसलिए है क्योंकि रेकोटिक में टोटल शेयर्स हैं शायद कोई 50% हमारे पाकिस्तान के पास, 50% तो हमने शेयर्स भेज दिए थे किसी दूसरी कंपनी को, और बाकी रह गए 50%। तो जिनमें से 25% शेयर्स हैं वफाक के, और 15% शेयर्स हैं बलूचिस्तान के, और 10% शेयर्स ऐसे रह जाते हैं जो फ्री कैरेट बेसिस पे कहे जाते हैं। अब यहाँ अगर कोई गेम करने की कोशिश की और बलूचिस्तान के शेयर्स बेचे जाएं और वफाक अपने पास अपने रखे शेयर्स, ऐसा होगा कि नहीं, ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल होगा। और यही चीज़ें हैं जिसकी बिना पे डॉक्टर मारंग बलोच जैसे लोगों को टेररिस्ट करार दिया जाता है। मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल हालात में आप फंसते जा रहे हैं, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमारे डफर्स को। आप देखें कि अफ़गानिस्तान अब क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करने पे आया हुआ है, इतना चौड़ा होता जा रहा है। वाई? बिकॉज दे नो आप कमज़ोर हो रहे हो, और कमज़ोरी आपने अपने लिए खुद क्रिएट की है। 2 चीज़ें इस वक्त आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से मुश्किल में डाल रही है। वन इज़ पख्तून, यानी कि पश्तून सेंटिमेंट, जो कल्चर मिलता है, सब कुछ मिलता है, जिसको आप कंट्रोल और एम्ब्रेस करने के बजाय और भड़काए जा रहे थे आफ्टर दिस 8 फरवरी। लेकिन जो आज हुआ वो गुड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KP हाउस को भी स्टे हटा दिया है, और मोहसिन नकवी साहब जो कल तक गंडापुर साहब पे भड़के हुए थे, वो जो कल तक गंडापुर के पास जाने को तैयार नहीं थे, वो जो कल तक गवर्नर राज की बातें कर रहे थे, आज ऐसी ब्रेक्स लगी हैं ना सबको कि बस पूछे मत। और सेकेंडली, रशिया चाइना आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान पे हाथ डाले जा रहे हैं, यानी बढ़ाए जा रहे हैं अपना, तो उसमें रशिया और उसमें अफ़गानिस्तान और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेतन्याहू की मुलाकात हुई है बाइडेन से, और इसराइल रुकने को तैयार नहीं है। आज भी कहा कि ईरान को जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। दे दें जवाब, हमें पता है नेतन्याहू के पास कोई तरीका नहीं है इस जंग से निकलने का। वो ग्रैंड जंग चाह रहा है, और हमारे पास भी तैयारियां पूरी हैं। कोई ख्वाहिश लगाए बैठा है कि मैं खुद आ जाऊंगा, किसी को खुशफहमी है कि कि हम बहुत ज़रूरी हैं और हम टिकेंगे। कोई लॉजिक को देख के ये कहता है कि ये सब ड्रामा है और 25 के बाद पीछे हट जाएंगे। यानी मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जिनको फिर भी मुल्क से कोई उम्मीद है। मैं तीनों चीज़ें समझाता हूँ आपको। ख्वाहिश है कि जंग लगे ना लगे, जंग का साया रहेगा, और जब तक अमरीकी नया सदर नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। और हो सकता है कि अमरीकी नया सदर आकर 2 स्टेट्स की बातें करें। 2 स्टेट्स तो फिर सऊदी भी चाह रहा है, और फिर सऊदी आपके करीब भी हो रहा है। क्लियर हैं सारी चीज़ें यार। और अगर तब तक यहाँ केओस क्रिएट हो जाए तो क्या ही बुरा है। यही जो अमेंडमेंट्स की कहानी है। फिर उसके मद्देनज़र में जो एहतजाज होंगे
वो सीढ़ी का किरदार अदा करेंगी, फिर चाहे वो गैर आइनी सिस्टम या आइनी सिस्टम जो भी आए, और फिर जो भी नए सदर आएंगे उनको जो लाइन होगी, अमेरिकी जो सदर होगा उसको टो किया जाएगा। खुशफहमी है गवर्नमेंट की कि वो तावेदारी करके लोगों को तोड़ के, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए लोगों को तोड़ के अमेंडमेंट्स पास करवा के देगी इनको, और फिर इनकी नौकरी भी बच जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपकी नौकरी बचनी होती तो अमेंडमेंट्स आपको पहली बार ही पास हो जाती, फेल नहीं करवाया जाता, फेल करवाया गया है। आप पहली बारी में ही ये सारे कुछ कर चुके होते। इवन एस्टेब्लिशमेंट नो दिस राइट नाउ कि ये पीडीएम की सरकार अब लायबिलिटी बन चुकी है। दे आर नथिंग बट स्लॉथ्स जिनका सिर्फ नाम स्पीड है। Flash is the fastest guy in there. You need something done, he's on it. I hope so. We are really fighting the clock and every minute counts. Wait. They're all sloths? लॉजिक ये है कि हिम्मत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, हिम्मत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। आपको अंदाज़ा भी है कि अगर पीटीएम वाले कल अदालत में नारा लगा दें अलहदगी का, सेपरेटिस्ट का, तो उसका क्या असर पड़ेगा? पख्तून बेल्ट, अफ़गानिस्तान चौड़ा हो रहा है, रशिया उस पर हाथ रख रहा है, और फिर इधर अलहदगी का नारा। जाना भी नहीं चाहता मैं वहाँ पर। तो जब इतना इंपॉर्टेंट टास्क गंडापुर साहब को दिया जा रहा है, एंड ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, लेकिन उनका ताल्लुक किससे है? पीटीआई से। तो फिर कोई मुझे ये कहे आकर कि पीटीआई की बात नहीं सुनी जाएगी और ये बेवकूफ़ाना और ये तोड़े जाएंगे उनके लोग, तो यार बेवकूफ़ाना बातें ना करें। गंडापुर साहब को इतना बड़ा टास्क देकर अगर आप धोखा देना है तो फिर कहाँ संभलेगा आपसे केपी का प्रोविंस? दे विल हैव टू लिसन टू पीटीआई नाउ। मेजॉरिटी पार्टी है वहाँ की। अब मुझे नहीं पता कि गंडापुर साहब और मंजूर पश्तीन ने गवर्नमेंट को मिल के ये ब्लैकमेल किया है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तो दोनों की मुलाकात भी हुई थी, या ये नेचुरली हो गया है, उसका अंदाज़ा कल हो जाएगा हमें। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आएंगी अलहदगी वाली, वो भी केपी से, तो फिर भूल जाएं अमेंडमेंट्स, आईपीपीज, गवर्नमेंट के नंबर तोड़ के देना, सब नहीं हो पाएगा। एंड फॉर गॉड सेक यही पॉलिसी सिर्फ एक बार बलूचिस्तान पे भी अप्लाई कर लें, वहाँ की नुमाइंदगी को तस्लीम करके उनको वहाँ के कल्चर के हिसाब से बात करने के लिए मौका दें। बाकी ये तस्वीरें खिंचवा के अच्छे बच्चे बन के मुल्क की ये खबरें चलाना कि मुल्क तरक्की की राह पर जो है वो गामजन है, ये फजूल बातें ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट है कि उल्लू सीधा करें अपना, फिर ही कुछ होगा। और मुझे उम्मीद है, इस बार लॉजिक नहीं कहूँगा, उम्मीद है कि जिनको ज़िद थी उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी होगी। Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again.